नमस्कार, मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए समान हिंदी की एक बेहतरीन क्लास है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, बताएंगे अलंकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको ये बताना है कौन सा कथन असत्य है। उपमा में उपमेय की उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान की समानता बताई जाती है। उत्प्रेक्षा में उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। रूपक में उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द के केवल दो ही अर्थ होते हैं। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। साथ ही उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता या तुलना की जाती है। समानता या तुलना की जाती है और समानता किस प्रकार से की जाती है, साथ ही वो रूप हो या रंग हो या गुण हो, उनके बीच की जाती है। तो ये पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। ये भी बात सही है साथी। संभावना जैसे मनु मानो, जनु जानो, ज्यों त्यों आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान के लिए हम जानते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होता है। साथ ही दोनों एक समान, कोई भेद नहीं बताया जाता रूपक अलंकार में। तो ये भी क्या है साथी, सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, न कि केवल दो ही अर्थ होते हैं। एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है साथी मेरे, श्लेष अलंकार होता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह वह लड़का है जिसने कल दौड़ जीती थी। इस वाक्य में जिसने किस प्रकार का सर्वनाम है। निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के कुल भेद की संख्या साथी कितनी होती है, 6 होती है। निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं या अपने आप स्वतः स्वतः भी कह सकते हैं, खुद आप का बोध कराए हुआ क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो से बनता है, जिसका, जिसकी, जिन्होंने, जिनसे। तो ये क्या हो जाएगा साथी, संबंधवाचक हो जाएगा। जिसने क्या है, एक संबंधवाचक है जो बता रहा है कि वह लड़का जो कल दौड़ जीता था, उस लड़के के बारे में संबंध जोड़ रहा है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक में साथी निश्चित वस्तु का बोध, यह और वह। पुरुषवाचक में क्या होता है, मैं हो गया, हम हो गया, और क्या हो गया साथी, तुम हो गया। मैं, हम, तू, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। एक उपन्यास है महाभोज, इसकी लेखिका कौन है, आपको बताना है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, मनु भंडारी, किचड़ा सोती, ममता कालिया या मृदुला गर्ग। बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। महाभोज यह रचना साथी किसकी है, तो महाभोज यह रचना है मनु भंडारी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महाभोज के अलावा आपका बंटी ये भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। एक इंच मुस्कान ये भी इनकी प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास है। आदि इनके क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है। ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ साथी और याद रखना है कि इन्हें 2008 में किसको, मनु भंडारी जी को व्यास सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान मिला था, व्यास सम्मान मिला था। एक कहानी यह भी रचना के लिए इन्हें वर्ष 2008 में व्यास सम्मान मिला था। ये आपको याद रखना है। कृष्णा सोती जी की बात करें साथी, तो कृष्णा सोती जी को जिंदगी नामा इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। जिंदगी नामा जिंदगी नामा के लिए 1980 में इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वर्ष 1980 में जिंदगी नामा उपन्यास के लिए। ये आपको याद रखना है। ममता कालिया को साथी 2017 में उनकी रचना दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था, जो किक्की बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और किसको मिला था 2017 में, ममता कालिया को। उनकी कौन सी रचना है, दुखम सुखम रचना के लिए इन्हें वर्ष 2017 में व्यास सम्मान मिला था। ये आपको याद रखना है।
और साथ ही एक चीज़ और याद रखना है, जो किशोर सोती जी हैं, इन्हें वर्ष 2017 में ही क्या मिला था, संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किसको मिला था? किशोर सोती जी को मिला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक है, पूर्वकालिक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? संयुक्त क्रिया जब दो क्रिया मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द प्रकट करती हैं, एक पूर्ण अर्थ प्रकट करती हैं, तो वही संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे खा लिया, क्या लिया? खा और लिया, खा लिया। चला गया, चला गया। ये साथी क्या है? आदि। ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। पूर्वकालिक क्रिया जहाँ कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया करता है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर साथी क्या है? नहा कर, नहा धन कर। यहाँ पर कर का अर्थ क्या हो जाएगा? करके। कर का अर्थ क्या होगा? करके, यानी नहा करके। उसने नहा कर यानी एक कार्य कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो भोजन कर रहा है। यानी जहाँ पे एक क्रिया समाप्त हो जाए, तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, वहाँ पे जो पहली क्रिया होती है वो क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया वे क्रिया होती हैं जिनमें क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, अध्यापक ने, अध्यापक ने छात्रों अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई साथी? हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ पे दो कर्म है। एक पहला, छात्रों को क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाया। तो छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ये दो कर्म हो गए। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया साथी वे क्रियाएं होती हैं जहाँ कर्ता क्या होता है? स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे लिखवाना, लिखवाना। कार्य दूसरों के माध्यम से जहाँ करवाया जाता है। पढ़वाना, पढ़वाना। तो ये सब क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अनुवीक्षण, अनुवीक्षण का सही संधिविच्छेद क्या होगा? अनुवीक्षण का सही संधिविच्छेद क्या होगा? बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। साथी ये और आपको साथी इसमें बताना है कि कौन सी इसमें संधि है। आपको संधि विच्छेद तो बताना ही है, और इसके अलावा बताना है कौन सी संधि है। तो जब साथी हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अनुधन इक्षण हो जाएगा, अनुधन इक्षण हो जाएगा। यहाँ पे ऊ की ध्वनि और यहाँ पे ई की ध्वनि से क्या बनाएंगे? वी बनाएंगे। वी क्या बनाएंगे? वी बनाएंगे। और यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी साथी? यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि हो जाएगी। यण संधि का नियम है, क्या नियम है साथी? जब जब छोटी ई या बड़ी ई, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या ऋ से ऋषि, इन तीनों के बाद, इन तीनों के बाद क्या आ जाए? कोई अन्य, कोई अन्य असमान, कोई अन्य साथी असमान, असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो वे क्रमशः किसमें बदलते हैं? वे क्रमशः य व और किसमें बदलते हैं? आधे र में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? आधे र में बदलते हैं। ये आपको याद रखना है। और बात करें यड़ संधि की पहचान के बारे में, तो साथी अधिकांशतः शब्दों में ये देखने को मिलता है कि य के पहले आधा अक्षर, व के पहले आधा अक्षर अगर जिस शब्द में दिख जाए, अधिकांशतः वे शब्द क्या होते हैं? वे शब्द यड़ संधि के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुधन इक्षण इसका सही संधि विच्छेद होगा। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? हरियाणवी है, कौरवी है, बघेली है या अवधी है? बताएं साथी। खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली को कौरवी या अंतर्वेदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्वेदी भी कहा जाता है। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है, खड़ी बोली को कौरवी। हरियाणवी साथी, हरियाणवी को जाटू या बांगरू भी कहा जाता है। जाटू या बांगरू भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि क्वेश्चन नंबर 7 है, ग, आ और है वर्ण का उच्चारण स्थान, आपको तीनों का उच्चारण स्थान बताना है। क्या होगा उच्चारण स्थान? तो एक बार हम सारे उच्चारण स्थान जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे कंठवर्ण। कंठवर्ण के अंतर्गत, कंठवर्ण के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? कंठ का उच्चारण स्थान
क वर्ग के जो सभी व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। इसके अलावा जो स्वर में साथी आ, है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। इसके अलावा बात करें तालु के, तालु से किसका उच्चारण होता है? तो च वर्ग के सभी व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। च वर्ग के अलावा छोटी ई, बड़ी ई, य और श का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। इसके अलावा कौन सा है? मूर्धा। मूर्धा के अंतर्गत त वर्ग के जो सभी व्यंजन होते हैं इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? मूर्धा से होता है। री से ऋषि होता है। र, श, उच्छिष्ट व्यंजन का अढ़ और अढ़ दोनों उच्छिष्ट व्यंजन है, इसका भी उच्चारण स्थान किससे होता है? मूर्धा से होता है। दंत से त वर्ग के जो सभी व्यंजन होते हैं त, थ, द, ध, न, ल, श और एक साथ ही नवीन विकसित ध्वनि है जो ज, इसका भी उच्चारण स्थान किससे होता है? तो दंत से होता है, ये आपको याद रखना है। एक और बचता है ओष्ठ। ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है? प वर्ग के सभी व्यंजन का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। छोटा ऊ, इसके अलावा बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान किससे होता है? प वर्ग से होता है। ये नवीन विकसित ध्वनि है। 5 कुल नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं क, ख, जिसमें नीचे नुक्ता लिखा होता है, वो अरबी फारसी के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ग, आ, है। क वर्ग के अंतर्गत साथ ही ग भी आएगा, आ भी आ जाएगा, है भी आ जाएगा, तो इसका उच्चारण किससे होगा? कंठ से होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष और महाप्राण व्यंजन है? कौन सा वर्ण बताना है? अघोष है और महाप्राण है। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का जो विभाजन हुआ है साथी, वो किसके आधार पर हुआ है? स्वर तंत्रियों के। स्वर तंत्रियों के आधार पर जो वर्णों का विभाजन हुआ है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जिसे घोष कहते हैं, घोष या सघोष कहते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा साथी मेरे? दूसरा हो जाएगा अघोष। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं एक बार हम समझ लेंगे। जो वर्गीय व्यंजन होता है, वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ऊष् व्यंजन का श और श, तीनों श किसमें आते हैं? अघोष में आते हैं। जो बच्चे हैं व्यंजन तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण वर्गीय व्यंजन की बात कर रहा हूँ। सभी वर्ग के तीसरा, चौथे, पांचवें जो वर्ण होते हैं। इसके अलावा सभी स्वर इसमें आते हैं? घोष यानी सघोष वर्ण में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और है क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है, इसका है यहाँ पे भी आता है। जो टोटल मिला के कुल ये 31 होते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है? 31 है। तो इतने वर्ण ऐसे हैं जो घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद प्राणत्व के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? सर 2 भागों में बांटा गया। पहला आता है अल्प प्राण, और दूसरा क्या आता है? महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत सभी जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन का य, र, ल, व और सभी स्वर किसमें आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। प्लस उच्छिष्ट व्यंजन का अढ़ भी किसमें आता है? अल्प प्राण में आता है। अंतस्थ व्यंजन लिख लेंगे य, र, ल और व, और सभी क्या आ जाएंगे? स्वर किसमें आ जाएंगे? अल्प प्राण में। और इसमें सभी स्वर किसमें आते हैं? घोष वर्ण में आते हैं। महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा व्यंजन प्लस उच्छिष्ट व्यंजन का अढ़। उस व्यंजन के सभी वर्ण किसमें आते हैं? महाप्राण में आते हैं। जो श और ह हैं, ये किसमें आते हैं? महाप्राण में आते हैं। तो अब इसका आंसर आप बताएंगे। अघोष वर्ण में पहला और दूसरा वर्ण होना चाहिए, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण। यहाँ पे देखेंगे ये तो चौथा वर्ण है, ये दूसरा है, पहला तो हो ही नहीं सकता, तीसरा भी हो ही नहीं सकता, तो दूसरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये अघोष भी होगा और महाप्राण भी होगा। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। री स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? री स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तभी हमने 7वें क्वेश्चन में बताया है। री जो स्वर का उच्चारण स्थान वो किससे होगा? मूर्धा से होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है? अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है? हमने आपको बताया था कि साथी यह और वह के पहले क्या आ जाए? के पहले आधा अक्षर क्या आ जाए?
आधा अक्षर आ जाए तो अधिकांशतः वे शब्द क्या होते हैं, यड़ संधि के उदाहरण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति हो जाएगा, अति प्लस क्या हो जाएगा, उक्ति हो जाएगा। इसको संधि विच्छेद, यहाँ पे ई और ऊ से क्या मिलाएगा, यह बनेगा, ई और ऊ से आधा त और यह बन जाएगा, अत्युक्ति हो जाएगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अयाद में क्या होता है साथी, जो ध्वनि हमें सुनाई देती है अ की, आय की, औ की और आओ की ध्वनि हमें सुनाई देती है जब हम इसका वर्ड विच्छेद करते हैं। जैसे पवन, अव की ध्वनि आ रही पोधन अन, पोधन अन पवन हो जाएगा, पवन हो गया, नयन हो गया। इस समय कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। दीर्घ में क्या होता है, हमेशा दीर्घ मात्रा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का मात्रा का प्रयोग होता है दीर्घ में। गुण संधि की बात करें साथी, तो गुण संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा, अधिकांशतः ये वाले शब्द किस में आते हैं, तो गुण संधि में आते हैं। कैसे आते हैं, गुण संधि में आते हैं। जैसे हमने कहा महेश, महेश हो गया, नरेश हो गया, सुरेश हो गया, परोपकार हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, गुण संधि के उदाहरण है। ये आपको याद रखना है। एक और बचता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि भी हम समझ लेते हैं। वृद्धि संधि में साथ ही ए की मात्रा और औ की मात्रा के जो शब्द होते हैं अधिकांशतः वो किसमें आते हैं, वृद्धि संधि में आते हैं। जैसे महौषध, महौषध जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महाधन औषध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाधन औषध। आ और ओ और ओ मिलकर क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं, तो महौषध हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, महौषध का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया पिछले में, महाधन औषध हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, महाधन औषध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है, पतझड़ में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। कर्मधारय समास साथी जिसमें क्या होता है, विशेषण का विशेष्य से संबंध होता है। जैसे नील कमल हो गया, नील कमल, नील कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। पूछ दिया। महादेव में कौन सा समास है, महान है जो देव, यानी शिव जी से संबंधित है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। महादेव, अगर वहाँ पे पूछा जाए महादेव में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, तत्पुरुष समास दोनों भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हम किसको मारेंगे, तो बहुव्रीहि समास को मारेंगे। महादेव में हो जाएगा, चंद्रमुख में हो जाएगा कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें कारक जो विभक्ति होता है उसका लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल है यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, यश को का अर्थ यानी कर्म, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके अलावा हस्तलिखित, हस्तलिखित, अगर आपसे पूछा जाए कि हस्तलिखित में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे हाथ से लिखा हुआ, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। वो भी कौन सा तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। पतझड़, पतझड़ साथी जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पत्ते हैं झड़े, पत्ते हैं झड़े, पत्ते हैं झड़े या पत्ते हैं झड़ते। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक समय का बोध हो रहा है, जैसा कि एक विशेष अर्थ यहाँ पे प्रकट हो रहा है। जैसे जब पत्ते का जब मतलब ऐसा मौसम आता है, जब गर्मी का मौसम आता है, उसके पहले का मौसम आता है, जब पत्ते झड़ जाते हैं जिस मौसम में, तो यानी एक मौसम यानी एक ऋतु का बोध हो रहा है, जिस मौसम में पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। तो एक विशेष अर्थ जहाँ पे हो वहाँ पे कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पतझड़ में। बाकी और कोई समास नहीं हुआ यहाँ पे, न दोनों पद प्रधान है, न पहला पद संख्यावाची है, न अव्ययी भाव समास है, या अन्य तीसरा पद प्रधान है, कोई यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जब इसका हम समास वगैरह करेंगे तो पूर्ण रूप से क्या होगा, पत्ते हैं झड़ते जिस मौसम में, यानी एक विशेष प्रकार का समय, गर्मी के जो पहले का समय होता है उसका बोध हो रहा है, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बहुव्रीहि समास का। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वहाँ पे क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आजन्म हो गया, आ जन्म हो गया, रातों रात, दिनों दिन, यथाशक्ति, यथा यथाशक्ति। कौन सा समास हो जाएगा इसमें, सब में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यथाशक्ति, सब में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, याद रखेंगे। और समास के कुल कितने भेद होते हैं, आप जानते हैं समास के कुल 6 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अनुरूप शब्द में कौन सा समास है। अभी हमने आपको बताया कि जो पहला पद है उपसर्ग या अव्यय होगा, उपसर्ग या अव्यय होगा, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान। जैसे अन्न और जल, माता और पिता, अन्न और क्या हो गया, जल हो गए, यहाँ पे दोनों पद प्रधान हो गए, तो इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है साथी, संख्यावाची, पहला संख्यावाची होता है पद। पहला पद क्या होता है, पहला संख्यावाची पद होता है। जैसे चवन्नी हो गया, अठन्नी हो गया, ये सब में कौन सा समास है, चवन्नी, अठन्नी, तिराहा, चौराहा, तिराहा, चौराहा, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। अव्ययी भाव समास हमने आपको बता ही दिया। तत्पुरुष समास यानी कारक
विभक्ति का लोप। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? साथ ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, वैसे ही ये शब्द है। उपसर्ग क्या होते हैं? ये शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के क्या होते हैं, पहले प्रयुक्त होते हैं। ये कब आते हैं? पहले आते हैं। तो यही बताना है कि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्राक धन इतिहास प्लस इक। इक यहाँ पे क्या है? ये प्रत्यय है जो मूल शब्द के बाद में आते हैं, और यहाँ पे जो प्राक का प्रयोग हुआ है ये क्या है? उपसर्ग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत है या तद्धित है या स्त्री? पता नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपको कौन सा है आपको बताना है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा साथी? पांडव शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पांडु, पांडुधन पांडुधन यहाँ पे क्या होगा? ये प्रत्यय है। पांडु क्या है साथी? ये संज्ञा शब्द है। पांडु कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं साथी? संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ के बनते हैं तद्धित प्रत्यय। तो ये संज्ञा हो गया, संज्ञा के स्थान पे संज्ञा के बाद क्या जुड़ा? अ जुड़ा। और ये कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा के साथ जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? कृदंत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, क्या होगा इसका राइट आंसर? मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति है, जाति है, भाववाचक है या समूह है? क्या मिठास को आप साथी छू सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, या इसे प्लेट में परोस सकते हैं, या आप इसे देख सकते हैं? अगर ये सब कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो ये किस में जाएगी? भाववाचक संज्ञा में आएगी। ऐसी चीज़ें जिसे हम छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, इसे हम खा नहीं सकते, परोस नहीं सकते, वो क्या हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। तो मिठास कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। जो किससे बना है? मीठा क्या है? एक विशेषण है। मीठा क्या है? विशेषण है। तो मीठा से क्या बना है? मिठास। मीठा से क्या बना है? मिठास बना है। मीठा क्या है? विशेषण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति की बात होगी, विशेष वस्तु के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष स्थान के बारे में होगा। जैसे राम हो गए, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया। जैसे हो गया राम हो गया, दिल्ली स्थान का नाम है, आगरा हो गया। ये सब में क्या होगा साथी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष जाति का बोध होगा, किसी विशेष जाति का बोध होगा। जाति से जैसे आप लिख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फल हो गया, फल के साथ नदी, शहर, लड़का, लड़की, ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जो किसी विशेष समुदाय का बोध कराए। जैसे कक्षा, कक्षा, सेना, सभा, सेना, सभा, दल, परिवार, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं समूहवाचक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। मरकट किसका पर्यायवाची शब्द है? ये आपको बताना है। पानी का है, पुत्र का है, बंदर का है, मित्र का है। मित्र के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे सखा, सखा किसका पर्यायवाची है? मित्र का हो गया सखा। दोस्त कहते हैं हम, और क्या कहते हैं? मीत कहते हैं। मीत हो गया साथी, सहचर हो गया, सहपाठी भी कह सकते हैं। ये सब क्या है? मित्र के पर्यायवाची हैं। बंदर की जो पर्यायवाची हैं वो उसमें क्या कहते हैं? मरकट। मरकट बंदर का पर्यायवाची है। कपि, वानर, कपि वानर हो गया। शाखा मृग हो गया, कीश हो गया, शाखा मृग, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बंदर के पर्यायवाची हैं। पुत्र के जो पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे बेटा, बेटा के अलावा सुत, सुत हो गया साथी, तनय हो गया, तनय, आत्मज, तनय, आत्मज, लड़का, ये सब क्या है? बेटा के पर्यायवाची हैं। जो मरकट का सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पानी को जल, पानी को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। वारी, तोय, नीर, ये सब क्या है? पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके के लिए एक शब्द क्या, उसको अतीन्द्रिय कहेंगे, जितेंद्रिय कहेंगे, अगोचर कहेंगे, अजेय कहेंगे। अजेय यानी जिसे जीता न जा सके, जिसे जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। अगोचर जो इंद्रियों द्वारा न जा सके, इंद्रियों द्वारा न जा सके, इसको कहते हैं न जाना जा सके। अतीन्द्रिय, लेकिन इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। जब भी साथी ये और ये दोनों ऑप्शन में मिलेगा तो हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी किस पे देंगे? अतीन्द्रिय पे देंगे। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको कहते हैं अतीन्द्रिय, यानी इंद्रियों से परे।
जितेंद्रिय होता है जिसने अपनी सभी इंद्रियों पे जीत हासिल किया हो या वश में कर लिया वश में कर लिया हो अपनी इंद्रियों को, उसको क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। वह स्वतः ही जान जाएगा में स्वतः कौन सा सर्वनाम है? क्या पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक? अनिश्चयवाचक में साथी कोई और कुछ अनिश्चितता का बोध होता है, अनिश्चित वस्तु का बोध होता है, अनिश्चित प्राणी का बोध होता है। संबंध में जो शब्द आते हैं जो और सो, जो से बनता है, जिनका, जिनको, जिनसे, जिन्होंने, ये सब हो जाएंगे। निजवाचक में क्या होगा? आप हो जाएगा। स्वतः, स्वतः, खुद, स्वतः, खुद, निज, ये सब क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक में किसी अन्य पुरुष की बात होगी, मैं, तुम, हम, ये सब क्या हो जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके कुल 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 भेद इसके होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ऋषि शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? आर्ष होगा, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य या ऋषिवत। ऋषिवत यानी ऋषि की तरह, किसकी तरह? ऋषि की तरह। ऋषितुल्य और ऋषिकल्प यानी ऋषि के समान होता है। तो ऋषि का जो विशेषण होगा वो क्या होगा? आर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। ऋषि शब्द का विशेषण क्या होगा? आर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है, क्या होगा इसका राइट आंसर। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? अंडे से पैदा होने वाला, जो छूने योग्य न हो, निम्न जाति में जन्म लेने वाला, या जो पहले जन्मा हो। जो पहले जन्मा हो, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21। जो पहले जन्मा हो साथी उसको क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। निम्न जाति में जन्म लेने वाला, जो निम्न जाति में जन्म लेने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो छूने योग्य न हो उसको क्या कहते हैं? अस्पृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पृश्य कहते हैं। और अंडे से पैदा होने वाला उसको क्या कहते हैं? अंडज। क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे। वाक्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह किसका कथन है? भामह का है, या भरत मुनि का है, या विश्वनाथ का है, या मम्मट का है? साथ ही इसका जो अर्थ होगा क्या होगा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। साथ ही यह कथन किसका है? तो यह कथन है विश्वनाथ जी का। इन्होंने अपने साहित्य दर्पण, इनकी एक क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या नाम है जिसका? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। इस ग्रंथ में इन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि जो रस से युक्त वाक्य है, जो इसका अर्थ होगा कि रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। और यह परिभाषा किसने दी थी? विश्वनाथ ने दी थी अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में। साथ ही भामा ने भी इसकी परिभाषा दी है काव्य की, शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ क्या है का भाव ही क्या है? काव्य है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौटिल्य का विलोम शब्द कौन सा है? मार्दव है, आर्जव है, मृदुलता है, या आर्तव है? कौटिल्य शब्द का विलोम, कौटिल्य शब्द का विलोम। कौटिल्य का अर्थ क्या होगा साथी? कुटिलता होगा या टेढ़ापन होगा। और जो इसका विलोम होगा वो क्या होगा? सरलता या सीधापन। सीधापन किसको कहते हैं? आर्जव को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी में अलंकार है। श्लेष अलंकार, यमक, अन्योक्ति, रूपक अलंकार। बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। जो यहाँ पे रूपक अलंकार में हमने बताया कि अभेद रहित आरोप लगाया जाता है वहाँ पे उपमेय और उपमान के बीच। हमने श्लेष अलंकार की बात की, साथ ही एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अन्योक्ति अलंकार की हमने बात नहीं की थी। अन्योक्ति अलंकार इसमें कोई बात को सीधे प्रत्यक्ष न कहकर अन्य कथन के माध्यम से जैसे कही जाती है, वो क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे बेर शब्द कितने बार आया है? साथ ही 2 बार आया है, और दोनों बार इसके क्या है? अलग अर्थ है। एक बेर का अर्थ हो जाएगा फल, एक बेर से क्या होगा? फल, और एक बेर से क्या? समय का बोध होता है। एक बेर क्या बताता है? समय का बोध कराता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे अनेक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, 2 शब्द के 2 अर्थ हैं, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है, क्या होगा इसका राइट आंसर। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, या भीष्म साहनी? आधे अधूरे के अलावा आपको बताना है कि आषाढ़ का एक दिन, क्या बताना है? आपको बताना है आषाढ़ का
एक दिन। इसके अलावा आपको बताना है कि लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, इन तीनों नाटक के रचनाकार कौन है? तो इन तीनों नाटक के रचनाकार हो जाएंगे मोहन राकेश, इनके रचनाकार हो जाएंगे। जगदीश चंद्र माथुर साथी जाने जाते हैं कोणार्क के लिए, कोणार्क इनका प्रसिद्ध क्या है? नाटक है। इसके अलावा और जो है नाटक, जैसे पहला राजा, पहला पहला क्या हो जाएगा? राजा, इनके लिए ये जाने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल आधा कुआ हो गया, माधा कैक्टस हो गया। मिस्टर अभिमन्यु आदि के लिए जाने जाते हैं। भीष्म सानी का कबीरा खड़ा बाजार में, हानुस, भीष्म सानी की जो रचनाएं हैं जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, हानुस आदि के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का आधे अधूरे किसका नाटक है? मोहन राकेश का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि वर्ष 2024 का जो व्यास सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया था? पुष्पा भारती, ज्ञान चतुर्वेदी, असगर वजाहत या इनमें से कोई नहीं। पुष्पा भारती जी को साथी 2023 में जो व्यास सम्मान मिला था वो कौन सा था? 33वें नंबर का व्यास सम्मान था। उनकी एक संस्मरण है, उनकी कौन सी विधा है? संस्मरण, संस्मरण के लिए मिला था, संस्मरण के लिए उन्हें दिया गया था। और कौन सी है? यादें 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 के लिए। किसके लिए मिला था? संस्मरण। क्या है संस्मरण? उनकी यादें 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 के लिए दिया गया था। ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला था साथी 2022 में, 2022 में कि कौन से नंबर का? 32वें नंबर का मिला था। उनके उपन्यास के लिए, पागल खाना के लिए, उनका एक उपन्यास है, व्यंग उपन्यास है पागल खाना, के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला था। असगर वजाहत जी को 2021 में मिला था 31वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या है? इनका नाटक है। कौन सा नाटक है? महाबली नाटक के लिए इन्हें दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 2024 में इनमें से किसी को नहीं मिला था। आखिरकार किसे मिला था साथी? तो जो लेखिका हैं, कौन है लेखिका? सूर्यबाला। कौन है? सूर्यबाला को मिला था 34वें नंबर का व्यास सम्मान। कौन से नंबर का? 34वें नंबर का व्यास सम्मान मिला था उनके उपन्यास के लिए। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए मिला था। आप लिख लेंगे कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए मिला था सूर्य बालाजी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक शानदार, एक बढ़िया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। देखो भाई, क्वेश्चन है दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। बताएंगे कौन सा होगा इसका राइट आंसर। सर ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा अटपटा टाइप में है, आपको अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताने का प्रयास करना है कि कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। हम अगर आपको बताएं कि दशरथ के जो पुत्र हैं राम ने रावण को मारा, अगर यहाँ से यहाँ तक वाक्य देखे तो ये साथी ये भी वाक्य अपने आप में क्या है? पूर्ण है। ये क्या है? एक पदबंध है। और कैसा पदबंध है? ये संज्ञा पदबंध है। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि ये संज्ञा पदबंध है। अगर हम दशरथ के पुत्र को हटा भी दे तो क्या ये वाक्य पूर्ण होगा? बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा। ये वाक्य पूरा अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे साथी जो दशरथ है, दशरथ के पुत्र के का यहाँ पे जो के कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो संबंध कारक के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? संबंध कारक के रूप में, संबंध कारक के रूप में। और बहुत से जो शिक्षा शास्त्री है, बहुत से जो शास्त्री ऐसे हैं जो इस कारक को नहीं मानते हैं। कौन से कारक को? संबंध कारक को नहीं मानते हैं। इस कारक को निम्न श्रेणी में या नीचा रखते हैं, यानी कम योग्य रखते हैं। कम योग इसको मानते हैं। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है वो कौन है? दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ हैं। हम दशरथ हटा भी देंगे साथ ही दशरथ के पुत्र, क्योंकि ये संज्ञा एक पदबंध है। तो राम ने रावण को मारा तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राम जो है करता है, हम राम को तो हटा ही नहीं सकते भाई, क्योंकि राम करता है। अगर हमने राम को हटा दिया तो राम के पुत्र ने रावण को मारा, राम के पुत्र कौन से पुत्र ने राम को मारा? तो ये भी तो क्लियर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो सकता है। तो कर्ता यहाँ पे मुख्य है, तो कर्ता जो होते हैं ये मुख्य है। रावण क्या है? ये कर्म हो जाएगा, तभी तो पता चलेगा। एक्चुअल में जो कारक की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? कि वाक्य में जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वही क्या होता है? संबंध हो, वही कारक होता है। वही क्या होता है? कारक होता है। तो राम और रावण, मारा कौन और किसने मारा, ये दोनों क्या है? इन दोनों को हम नहीं हटा सकते। केवल हम हटा सकते हैं दशरथ के पुत्र को। तो दशरथ यहाँ पे हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम योग्यता यही रखता है। क्या होता है? सबसे कम योग्यता यही रखता है। और पुत्र क्या है साथी? ये तो पुत्र तो संज्ञा शब्द है। समझ गए? समझ में आया सारी चीजें? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन, फारसी। जो फारसी लिपि साथी वो किसकी है? उर्दू, उर्दू और फारसी किसकी है? उर्दू
और फारसी भाषा की लिपि है। किसकी है? उर्दू और फारसी की। रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। किस भाषा की? अंग्रेजी भाषा की। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। जो गुरमुखी लिपि है साथी, यह पंजाबी भाषा की लिपि है। किस भाषा की लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अंगारे सिर पर धर लेना मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इन्हीं ऑप्शंस में आपको बताना है क्या होगा। अंगारे पर सिर धर लेना का अर्थ साथी क्या होगा कि जानबूझकर किसी भारी विपत्ति या संकट को मोल ले लेना। तो इसका एक ही सटीक ऑप्शन है, कठिन दुख सहना। यानी आप किसी भारी विपत्ति या संकट को मोल रहे हो, यानी कठिन दुख सह रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विनाशकारी बन जाना ये तो नहीं हो सकता। मरने को तैयार, दूसरे को डराना, ये तीनों में से नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु है या अनुकरणात्मक क्रिया है? हमने आपको बताया था जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो किसी कार्य स्वयं न करके दूसरों के माध्यम से कार्य करवाती हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। और जो संयुक्त क्रिया होती है वो साथी क्या होती है? जब दो क्रिया मिलकर एक पूर्ण अर्थ प्रकट करती हैं तो वो संयुक्त क्रिया होती है। जैसे खा लिया, चला गया, ये सब क्या हो जाएंगी? संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। हम जानेंगे नाम धातु क्रिया के बारे में। किसके बारे में? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वे क्रिया शब्द होती हैं जो संज्ञा, जो क्या होती हैं? संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम या विशेषण, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। यहाँ पे साथी क्या होगा? हाथ शब्द क्या है? हाथ क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द है और हाथ से बना है हथियाना, तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। जैसे होता है बतियाना, लतियाना, गरमाना, ये सब क्या हो जाएंगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? एक प्रकार से साथी ये ध्वनि होती है। जैसे भिन भिनाना हो गया, खटखटाना आप कह सकते हैं। भिन भिनाना, खटखटाना, थपथपाना, ये सब क्या हो जाएंगी? अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। जंगम का विलोम शब्द क्या है? अगम है, दुर्गम है, अस्थावर है या चंचल है? जंगम, जंगम का विलोम हो जाएगा अस्थावर। अस्थावर का अर्थ क्या होता है? एक स्थान पर स्थित रहना। अगम का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम, अगम का सुगम। दुर्गम का विलोम क्या होगा? उसका भी विलोम सुगम सुगम हो जाएगा। चंचल का साथी क्या होगा? एकाग्र, एकाग्र या स्थिर भी कह सकते हैं। एकाग्र या स्थिर, इसका दोनों विलोम हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे है। कलम का सिपाही क्या है? ये आपको विधा बतानी है। कौन सी विधा है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी है? कलम के सिपाही, इसके साथ ही लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसके लेखक हो जाएंगे अमृत राय जी, इसके लेखक हैं। कौन है? अमृत राय लेखक जी हैं। ये साथी क्या है? एक जीवनी है। और किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। किसकी है? प्रेमचंद की जीवनी है। अमृत राय जी को इसी रचना के लिए वर्ष 1963 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था साथी? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस सन में मिला था ये भी आपको याद रखना है कि 1963 में मिला था। और यह जीवनी किसकी है? प्रेमचंद जी की है। ये क्या है? इनके पिताजी हैं। तो अपने पिताजी के ऊपर उन्होंने कलम के सिपाही नाम से जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे है। चरण कमल बंधोहरि राई में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है। चरण कमल रूप उपमालंकार, रूपक, अतिशयोक्ति या उत्प्रेक्षा? उत्प्रेक्षा में मनु मानो जनु जानो, मनु जनु जानो, ज्यों त्यों का शब्द का प्रयोग हुआ है क्या इसमें? तो ये उत्प्रेक्षा नहीं हो सकता है। उपमालंकार साथी क्या होता है? इसमें सा, शी, समान, शम आदि शब्द वाचक शब्द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे उपमालंकार होता है। तो यहाँ पे नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चरण को सीधा साथी क्या बताया गया है? यहाँ पे कमल, सीधा अभेद रहित आरोप लगाया गया है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार में साथी क्या किया जाता है? बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं कि आगे नदियाँ पीछे पहाड़, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ये कैसा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपको बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साथी यह वर्ष 1961 में इसकी स्थापना होती है। यह केवल किसको दिया जाता है? केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। केवल भारतीय नागरिकों को
केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है और यह हिंदी भाषा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? हिंदी का सर्वोच्च सम्मान है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह 1965 से प्रारंभ हुआ था। कब से? 1965 से प्रारंभ हुआ था। कुल पहले 22 भाषाओं में दिया जाता था 8वीं अनुसूची के। वर्तमान में साथ ही 23 भाषाओं में एक और जो भाषा है अंग्रेजी भाषा जो 2018 में जुड़ी है, 2018 से अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। तो वर्तमान कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो हिंदी में जो पहला मिला था, यह पहला पुरस्कार हिंदी में पहला 1968 में मिला था। हिंदी में पहला जो मिला था 1968 में मिला था, वो पंत जी को मिला था। उनकी एक रचना है चिदम्बरा रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को यह मिला था। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक रचना है साथी मृगनयनी उपन्यास है। इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। वृंदावन लाल, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या अज्ञे जी। अज्ञे जी के जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं वो कौन से हैं? शेखर एक जीवनी हो गया, नदी के द्वीप, हरी घास का क्षण भर, ये सब किसके उपन्यास हैं? अज्ञे जी के हैं। जैनेन्द्र कुमार साथी जाने जाते हैं त्याग पत्र के लिए जाने जाते हैं, परख के लिए जाने जाते हैं। यशपाल झूठा सच, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, ये सब क्या हो जाएंगे? यशपाल की रचनाएं हो जाएंगी। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वृंदावन लाल वर्मा हो जाएगा। मृगनयनी हो गया। झांसी की रानी उपन्यास अगर पूछा जाए तो किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे है। 5 किलो दूध में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है? विशेषण के कुल भेद कितने होते हैं? विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। जो साथी गुण दोष अवस्था का बोध कराए वो क्या होता है? गुणवाचक शब्द में आते हैं जो किसको दर्शाता है? गुण को दर्शाता है। जैसे अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ये साथी क्या है? गुण है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे 10 लड़के, 10 आम, ये सब जिसको गिना जा सके वो किस में आते हैं? संख्यावाचक में आते हैं। जहाँ पे माप तोल की बात हो, किसकी हो? माप तोल की बात हो, वहाँ पे क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। तो 5 किलो दूध कितना है? मात्रा की बात हो रही है। दूध की मात्रा क्या है? 5 किलो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण अगर संज्ञा के पहले क्या आ जाए, संज्ञा के बाद अगर सर्वनाम आ जाए, संज्ञा के पहले क्या आ जाए? सर्वनाम आ जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह कार मेरी है, इसमें क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह बहुत ही मेधावी छात्र है। इस वाक्य में ही जो शब्द का प्रयोग हुआ है यह व्याकरण की दृष्टि से क्या है और इसका क्या कार्य है? क्या एक अव्यय है, क्या यह निपात है, या सर्वनाम है, या प्रविशेषण है? बताएंगे क्या होगा। साथ ही यह तो अव्यय तो है नहीं, यह सर्वनाम तो है नहीं, यह प्रविशेषण तो नहीं है, यह क्या है? निपात है। और निपात क्या करते हैं? जो विशेषण की विशेषता पर विशेष बल दे रहा है, ये क्या करते हैं? विशेष जोर देने का काम करते हैं निपात। और किसकी विशेषता पर? विशेषण की विशेषता पर जोर दे रहा है, क्योंकि वह बहुत क्या है? विशेषण। और कैसा है? बहुत ही मेधावी छात्र है। तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है साथी, ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप पढ़ेंगे और इसका आंसर आप कहाँ बताएंगे साथी? कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे। कहाँ बताएंगे? कमेंट में साथी आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट में क्या होगा? कल इस क्वेश्चन का आंसर हम पहली क्लास के पहले ही क्वेश्चन में हम इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद साथी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस QR को स्कैन करेंगे, डायरेक्ट ही टेलीग्राम पे एंटर कर जाएंगे और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच साथी क्लास को अंत तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।